नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर प्रदेश हमारा बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश की 4 बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात विधानसभा की। विधानसभा की कार्यवाही 2 अगस्त तक स्थगित की गई है। उधर गुढ़ा और मदन दिलावर को शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। वहीं शांति धारीवाल ने राजेंद्र गुढ़ा पर जोरदार निशाना साधा तो बीजेपी विधायकों ने फैसला किया है कि बिना मदन दिलावर के सदन में बीजेपी विधायक नहीं जाएंगे। वहीं राजस्थान की अंजू पाकिस्तान में है और पति ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है। आज की 4 बड़ी खबरों पर दिन भर हमने आप तक अपडेट पहुंचाई। फिलहाल एक एक करके शुरुआत करते हैं खबरों को देखने की। तो वहीं कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए राजेंद्र गुढ़ा पर आज एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया। मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी के बाद गुढ़ा आज विधानसभा में लाल डायरी लेकर के पहुंचे थे। इसके बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ। गुढ़ा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी से भिड़ गए। इसके बाद सदन में जमकर बवाल हुआ। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा के पहुंचते ही राजस्थान विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। गुढ़ा लाल डायरी लेकर के पहुंचे। स्पीकर के सामने वो डायरी लहराने लगे और गुढ़ा यही नहीं रुके। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल का माइक नीचे कर दिया। दिन भर चले हंगामे के बाद धारीवाल ने गुढ़ा और भाजपा विधायक मदन दिलावर को निलंबित करने का प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा, जिसे सदन ने बहुमत से पारित कर दिया। गुढ़ा और दिलावर को विधानसभा की बची हुई अवधि के लिए सदन से सस्पेंड किया गया है। तो वहीं राजेंद्र गुढ़ा के सियासी हंगामे के बाद बीजेपी ने भी अब इसे खूब भुनाया है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया समेत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। सदन में जिस प्रकार छीना जब्ती से लाल डायरी को सत्तारूढ़ दल के लोगों ने कब्जा किया, वो निंदनीय है। सदन के अंदर कोई भी कागजात है, चाहे वो टेबल पर रखा जाए या सदन में कोई सदस्य उसको रख दे, वो सदन की संपत्ति है। अध्यक्ष को चाहिए था कि उसको खुलासा करते इसमें क्या है क्या नहीं है, पर सरकार बचना चाहती है। ये लाल डायरी का कैंपेन अब राजस्थान के गली मोहल्ले में जाएगा। हम सदन और सड़क पर इसकी लड़ाई लड़ेंगे और मदन दिलावर जी का निलंबन अगर रद्द नहीं हुआ तो अब भी जब भी सदन जुटेगा हम विरोध करेंगे, सदन को नहीं चलने देंगे। उस लाल डायरी में ऐसे कैसे राज हैं, उनका खुलासा उदारता से मुख्यमंत्री को करना चाहिए, क्योंकि ये उस वक्त की बात है जिस समय सरकार पर संकट था, कांग्रेस पार्टी में विग्रह था और एकदम से ऐसा क्या हुआ कि जो उस लाल डायरी का रक्षक था आज उसी को बर्खास्त होना पड़ा। लेकिन सदन में इस प्रकार की कार्रवाई हो जो गलत तरीके से हो रही है, अमर्यादित कार्रवाई हो रही है, उसका विरोध करने की ताकत भी रखता हूं। सरकार अपना रुख स्पष्ट करे और लाल डायरी को प्रदेश की जनता को बताए किस किस नेताओं के हिसाब से किसको कितने पैसे राज्यसभा में दिए, किसको कितने पैसे सरकार बचाने के लिए दिए, किसको कितने पैसे। जब इनके असंतुष्ट विधायक मानेसर में जाके बैठ गए थे तो इस लाल डायरी के अंदर सारा सब कुछ अंकित था। हम वो ये जानना चाहते थे। मदन नहीं तो सदन नहीं, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रुख है। मदन दिलावर के बिना सदन कतई नहीं चलने देंगे। तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने राजेंद्र गुढ़ा को लेकर के बड़ा बयान दिया। शांति धारीवाल ने कहा कि राजेंद्र गुढ़ा विरोधियों के हाथों में खेल रहे हैं, क्योंकि विरोधियों ने यह प्लान पहले से बनाया हुआ था। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि राजेंद्र गुढ़ा काफी समय से सरकार के खिलाफ बयान दे रहे थे और सरकार किसी दबाव में नहीं झुकेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि लाल डायरी में कुछ है तो सामने लाएं। विरोध इस बात का था कि सारी की सारी जो ये लाल डायरी वाला किस्सा बताया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के ये षड्यंत्र रचा गया है। एक स्टोरी बनाई गई है, कहानी बनाई गई है। आज आपने देखा कि जब गुढ़ा साहब को 5 या 7 सिक्योरिटी वाले निकाल रहे थे तो वही 5-7 आदमी काफी थे उनको निकालने के लिए। वो कहते हैं कि साहब वहां पर जहां राठौड़ के यार धर्मेंद्र राठौड़ के छापा पड़ा था वहां 150 सीआरपीएफ के आदमी थे, मैं उनके बीच में से निकल के आया। संभव है क्या बात है? क्या संभव है कभी बात कि 150 आदमी जो सीआरपीएफ के हैं, जो जवान, और उनके बीच में आप गेट तोड़ करके निकल जाओ? ये सब फैब्रिकेटेड स्टोरी है। तो वहीं राखी गौतम को महिला कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कोटा दक्षिण से पिछली बार राखी गौतम कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार थीं और कड़े मुकाबले में उन्हें हार नसीब हुई थी।
संदीप शर्मा से वे चुनाव हार गई थी। आखिरकार पार्टी की तरफ से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आखिरकार महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बनाई गई हैं राखी गौतम। रियाना रियाज के बाद से यह पद खाली था। 2018 में कोटा दक्षिण सीट से वे चुनाव लड़ी थी कांग्रेस के टिकट पर। 2 बार पार्षद और प्रदेश कांग्रेस की महासचिव भी रही हैं। 15 सालों से राजनीति के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय बताई जाती हैं। कार्यकर्ताओं में राखी गौतम की अच्छी पकड़ मानी जाती है और इसीलिए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है। तो वहीं राजस्थान के अलवर से पाकिस्तान तक चली गई अंजू का मध्य प्रदेश से कनेक्शन सामने आया। दरअसल अंजू का बचपन ग्वालियर के टेकनपुर स्थित बोना गांव में गुजरा और इसी गांव में अंजू के पिता गया प्रसाद रहते हैं। उन्होंने कहा कि अंजू एक सन की लड़की है। उसकी शादी राजस्थान के भिवाड़ी के रहने वाले अरविंद वीणा से करवाई थी। अंजू के पाकिस्तान जाने के फैसले को पिता ने गलत कदम बताया। पिता का यह दावा है कि नसरुल्लाह से बेटी के संबंध के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। बताया जा रहा है कि करीब 1 साल पहले गया प्रसाद ने धर्म परिवर्तन किया था। गया प्रसाद वर्मा अब अपना नाम गया प्रसाद थॉमस लिखते हैं। सर, आपकी बेटी पाकिस्तान गई है, क्या मामला है? आपको जानकारी है इसकी? मुझे इसके मामले में कल ही जानकारी मिली है सब। क्या जानकारी है आपको? मेरे बच्चे ने बताया था कि ऐसी बात है, दीदी उधर चले गया, लाहौर चला गया है। पर मुझे एक्चुअली पता नहीं था कुछ भी, क्योंकि मैं काफी समय से मैं अपने इधर रह रहा हूँ, अपने घर में आकर के। मेरा मकान खाली पड़ा हुआ था, इसलिए मैं अपने मकान पे यहाँ रह रहा हूँ। बेटी पहले यहीं रहती थी टेकन? नहीं, बेटी को तो 20 साल पहले मैंने मैरिज कर दिया, तो बेटी जाने वो दामाद जाने। मेरा कोई उनसे संबंध नहीं है। अलवर में किया, वो भिवाड़ी में किया था शादी, और काफी समय हो गया, मेरे ख्याल से 20 साल हो गया है। हाँ जी। टेकनपुर कब से नहीं आए हो? टेकनपुर से मेरे ख्याल से मैं बुलाती नहीं, मैं कोई संपर्क नहीं रखता हूँ उससे। वो सन की टाइप की लड़की, सन की टाइप की लड़की है, कुछ उससे मेंटली डिस्टर्ब है वो लड़की, मैं बता दूं। आप तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से अंजू ने एक वीडियो जारी किया और इस दौरान अंजू ने इस वीडियो में कहा कि वो प्लानिंग से पाकिस्तान आई है। 1-2 दिन की बात नहीं है, वो लीगल तरीके से भारत से पाकिस्तान आई और लीगल तरीके से वापस लौटेगी। मीडिया से अपील भी की कि उसके बच्चों, रिश्तेदार या परिजनों को परेशान नहीं किया जाए। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ, और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है, और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से, सबसे, कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। पुरानी पेंशन योजना की विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर प्रदेश के निकाय, निगम, बोर्ड और विश्वविद्यालयों के कर्मचारी कार्य का बहिष्कार करेंगे। जेसीटीएसएल एम्प्लॉयज यूनियन के अध्यक्ष विपिन चौधरी ने जानकारी दी है कि ओल्ड पेंशन संयुक्त संघर्ष समिति राजस्थान की तरफ से पिछले 1 महीने से आंदोलन किया जा रहा है। ऐसे में मंगलवार से राजस्थान विश्वविद्यालय और आरयूएचएस समेत समस्त विश्वविद्यालयों के कर्मचारी कार्य का बहिष्कार करेंगे और जेसीटीएसएल के कर्मचारी 25 जुलाई से 26 जुलाई को 2 दिन के धरने पर रहेंगे। 27 जुलाई को कार्य बहिष्कार करेंगे, जिससे लो फ्लोर बसों के संचालन को ठप रखा जाएगा। तो वहीं भरतपुर के कुलदीप जगीना हत्याकांड में शामिल 25,000 का इनामी बदमाश आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया। आपको बता दें कि वेश बदल करके ये साधु के वेश में कहीं रह रहा था, धौलपुर में छिपा हुआ था। राहुल नाम का ये बदमाश, इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। शुरू से ही हत्या की प्लानिंग में शामिल था। आरोपी राहुल अन्य आरोपियों को हथियार भी उपलब्ध करवाने में इसकी अहम भूमिका थी। पुलिस ने धौलपुर से इसे गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ जारी है। तो वहीं भरतपुर में रिश्तों को तार-तार करने वाला एक मामला सामने आया, जहां पर एक शख्स ने अपनी पत्नी का हमला किया, गला दबा करके उसे मौत के घाट उतार दिया।
इसके बाद खुद ही थाने पहुंच करके उसने सरेंडर कर दिया। इस मामले को लेकर महिला के परिजनों की तरफ से आरोपी पर दहेज नहीं देने की वजह से हत्या करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने इस महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाया, इसे परिजनों को सुपुर्द किया है। पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। आपको बता दें कि 1.5 साल पहले दोनों की शादी हुई थी और दोनों में कई बार लड़ाई भी होती रहती थी। मेरी बेटी की शादी हुई 7 फरवरी 2022। इनकी डिमांड थी गाड़ी की, मैंने मना कर दिया। फिर इनकी डिमांड थी मैरिज होम की, मैंने मैरिज होम कर दिया। उसके बाद में मेरी लड़की को शादी से 10 दिन बाद ही परेशान करने लगे, मारने पीटने। कई बार मैं 10 बार अपनी बच्ची को लेवा के ले गया हूँ इनके मोहल्ला वालों के सामने भी। फिर उसके बाद मेरी बच्ची से 2 बच्ची हुई। अब मेरी अभी 10-15 दिन पहले मैं आया हूँ यहाँ पे, तो मुझसे डिमांड करी है इन्होंने कि भाई जब तुम ना दी गाड़ी, अब हमको स्विफ्ट डिजायर गाड़ी चाहिए। छोरा हुई टटफोड़ करेंगे। मैंने जो मेरे बस की 2-4-5 छोटी मोटी चीज में दे रहा हूँ, इन्हें नहीं लाई। पैसा तो 5 लाख मांग, 5 लाख और वो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी मांग रहे हैं। अब मांगने में मेरे बस की नहीं, मेरे 6 बच्ची है। उधर बाड़मेर जिले की सिणधरी थाना पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही 70 लाख रुपए की अवैध शराब से भरे ट्रक को जब्त किया है। साथ ही ट्रक चालक को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। जब्त की गई अवैध शराब आखिर किसकी है और 70 लाख रुपए की शराब तस्करी में कौन कौन शामिल है, इन तथ्यों को लेकर के पुलिस तफ्तीश कर रही है। जरिए मुखबिर खास इतला मिली कि शराब से भरा हुआ एक ट्रक पंजाब से भरकर गुजरात बेचने के लिए जा रहा है, जो कि फुलौदी सांसे और मेगा हाईवे से गुजरेगा। मुखबिर द्वारा बताई इतला अनुसार सिणधरी मेगा हाईवे पर हमने नाकाबंदी की। नाकाबंदी में इस ट्रक को रुकवाया और उसकी तलाशी ली, तो फाइबर जो होता है कपड़े बनाने में काम आता है, उस फाइबर के गट्टों के बीच में छुपा कर रखी हुई 924 पेटी कुल, जिसमें अंग्रेजी शराब के विभिन्न ब्रांड व बियर कुल 924 में बरामद करने की सफलता हासिल की है। तो खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हुई है उसे किसी भी तरह से सही नहीं कहा जा सकता। अभी कार्यवाही स्थगित है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं वो सदन में जमे हुए हैं और हंगामा अभी भी बना हुआ है। बाबूलाल, आगे क्या? चूंकि जैसा कि उम्मीद थी, एक बार फिर से जो है ये कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। दूसरा समय दिया गया है या पूरे दिन के लिए विधानसभा को स्थगित कर दिया गया है? जी, बहुत मुश्किल है आज सदन को चला पाना। और स्पीकर ने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि आज आखिरी दिन है, इसलिए तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्य हैं, वो डिसिप्लिन बनाए रखें। माहौल बिल्कुल नहीं बिगड़ने दूंगा मैं। लेकिन क्योंकि इस मुद्दे की गूंज उठना स्वाभाविक थी, राजेंद्र गुढ़ा का सब लोग देख रहे थे कि वो क्यों नहीं आए। थोड़ी देर पहले विधानसभा पहुंचे और जैसे ही पहुंचे प्रश्नकाल की कार्यवाही समाप्त हो चुकी थी। स्थगन प्रस्ताव पढ़ रहे थे स्पीकर और जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार को लेकर के विपक्ष के जो सदस्य उनको बोलने की अनुमति भी दी गई है। लेकिन इस बीच राजेंद्र राठौड़ जो है उन्होंने लाल डायरी का जिक्र करके और माहौल में हंगामे की शुरुआत की और उसके बाद राजेंद्र गुढ़ा स्पीकर तक आ गए, चेयर के सामने आकर के हंगामा करने लगे और जोर जोर से बोलने लगे। स्पीकर ने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों तरफ से हंगामे की स्थिति रही और जब माना नहीं गया उनकी ओर से स्पीकर ने जो बात कही, तो फिर गुढ़ा नीचे की तरफ आए और संसदीय शांति धारीवाल उनके खिलाफ प्रस्ताव को पढ़ने लगे सदन में। तो उसके बाद में काफी हंगामा हुआ, आपस में भिड़ने की नौबत आ गई, धक्का मुक्की भी हुई सदन के भीतर। बहुत ही यानी कि जो मर्यादा होती है विधानसभा की उसको तार-तार करने वाला माहौल था और इस वक्त भी तनाव बरकरार है सदन के भीतर। और
सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने, बीच में राजेंद्र गुढ़ा, और गुढ़ा जो है वो चेयर तक चले गए। चेयर तक जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, बहुत ही खराब यानी कि अनुशासित हीनता मानी जाती है। तो अभी सदन में पूरा हंगामा, शोर शराबा, माहौल में तनाव बरकरार, तल्खी है दोनों तरफ से और लाल डायरी को लेकर के और हंगामे की शुरुआत हुई। लगता नहीं कि आधे घंटे बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बाबूलाल, यानी कि उम्मीद है कि कार्रवाई दोबारा शुरू होगी या फिर इसे इस सरकार का या फिर राजस्थान विधानसभा का आखिरी सत्र, आखिरी दिन माना जाए? आखिरी सत्र का आखिरी दिन ही है माना यही जा रहा है, क्योंकि स्पीकर अब से 10-15 मिनट पहले बात कह चुके हैं। क्योंकि जब विपक्ष के कुछ विधायक हंगामा कर रहे थे तो उनको स्पीकर ने सख्त हिदायत दी और कहा कि आप लोग बैठ जाइए, सदन का आखिरी दिन है, आपको हंगामा करने की मैं इजाजत नहीं दूंगा, माहौल को बिल्कुल नहीं बिगड़ने दूंगा। तभी लग गया था कि आज जो है ज्यादा काम शायद ही हो पाए, लेकिन जो चीजें हुई वो बहुत ज्यादा उचित नहीं कही जा सकती, क्योंकि इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती। राजस्थान की विधानसभा इसलिए जानी जाती है कि यहाँ के नियम, कायदे और मर्यादा, आचरण, इनको लेकर के पूरी तरह से प्रदेश में जितनी भी विधानसभाएं उनमें जो उदाहरण दिए जाते हैं, राजस्थान की विधानसभा ने जितना आज तक काम किया है तो उसके चर्चे रहते हैं हमेशा से। तो उसी को देखते हुए बहुत सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन फिलहाल जो है आज जो कुछ हुआ वो बिल्कुल सही नहीं कहा जा सकता। राजेंद्र गुढ़ा को क्योंकि बर्खास्त कर दिया गया था तो सदन में इस मामले की गूंज होनी थी, लेकिन गुढ़ा से पहले राजेंद्र राठौड़ बोले और राजेंद्र राठौड़ जैसे ही बोले उसके बाद में दोनों तरफ से तनातनी की नौबत आई, गर्मा गर्मी हुई, गुढ़ा आसन के सामने चले गए। बाबूलाल बने रहना, मैं फिर से लौट रहा हूं आपके पास में। सुधीर शर्मा हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सुधीर, जैसा कि बाबूलाल बता रहे हैं, तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। अगली खबर का रुख करेंगे। चूरू के खींवासर के जोहड़ में 2 युवक डूब गए। नहाने के लिए खेत में बने जोहड़ में ये उतरे थे और डूबने से रविंद्र और अरविंद की मौत हुई है। सूचना के बाद पुलिस पहुंची, दोनों के शवों को जोहड़ से बाहर निकाला गया। पुलिस की जांच जारी है। तो वहीं खबर श्रीगंगानगर के सूरजगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट से, जहां पर एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया जब 1500 मेगावाट क्षमता की सब क्रिटिकल थर्मल परियोजना में कोल रैक लेने के लिए आया एक रेल इंजन बिना पायलट के ही करीब 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक दौड़ते हुए 1320 मेगावाट क्षमता की सुपर क्रिटिकल तापीय परियोजना में पहुंच गया, जिसे अन्य लोको पायलट ने रोका। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तो वहीं राजधानी के हजारों मरीजों के लिए आफत खड़ी हो सकती है। राजस्थान स्वास्थ्य और विज्ञान विश्वविद्यालय के मेडिकल टीचर्स और अशैक्षणिक कर्मचारियों की ओर से 3 घंटे का कार्य बहिष्कार आज किया गया। इसके साथ ही कल पूरी तरह से कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी गई है। आरयूएचएस के जयपुरिया अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल ने मरीजों की परेशानी बढ़ा दी, क्योंकि डॉक्टर और नर्सिंग कर्मचारी ने यहां पर आज भी सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर को 2 बजे तक कार्य का बहिष्कार किया। दरअसल डॉक्टरों से लेकर नर्सिंग कर्मचारी और पैरामेडिकल स्टाफ ने ओल्ड पेंशन स्कीम की विसंगतियों का विरोध किया है। स्थापना 2005 में हुई, उसके बाद 2011 में डेंटल कॉलेज को इसका पहला संगठन कॉलेज बनाया गया। क्योंकि डेंटल कॉलेज में सारे सरकारी नियम लगते थे तो वहाँ के पुराने कर्मचारियों को सभी को ओपीएस सरकारी कर्मचारी की तरह दी जाती है, आज भी जाती है। लेकिन 2004 के बाद के नियुक्त जो आरयूएचएस के द्वारा लगाए गए उनको भी उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं, लाखों रुपया वसूले जा रहे हैं सोशल सिक्योरिटी के नाम पर। जो सोशल सिक्योरिटी के नाम पर छलावा हुआ। जब आज कर्मचारी का एक अधिकार है पेंशन और सरकार पूरे नेशनल लेवल पर ढिंडोरा पीट रही है कि हमने पूर्ण पेंशन लागू कर दी ओपीएस, तो फिर हम जो यूनिवर्सिटी के कर्मचारी है और अदर जो भी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट के कर्मचारी है उनके साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है? हमारी तरफ से तो आइडियली तो प्रयास वैसे भी करना ही चाहिए, क्योंकि ये सारी फैकल्टी हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट केयर में इन्वॉल्व रहती है। तो इनकी अगर जो भी डिमांड है उसको मैं जितना मेरे लेवल से भी जो हो पाएगा मैं इनको हायर लेवल पर डेफिनेटली इनको लेके जाऊँगा और उनके लिए मैं भी खुद उसमें कोशिश करूंगा। दूसरा बाकी रही इसकी कि कल से अगर जैसे इनका फुल टाइम अगर ये कार्य बहिष्कार के लिए बोल रहे हैं तो अभी हमारे पास डायरेक्टेड से भी वहाँ पर डॉक्टर्स अभी तो हैं काफ़ी सारा, और ऐसा स्टाफ की कभी पेशेंट को कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो वहीं प्रदेश में कल से फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ोतरी के आसार हैं इनमें, और मौसम विभाग की ओर से कल से मानसून के सक्रिय होने की संभावना जताई है। कई इलाकों में हल्की बारिश से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार जताए हैं, तो कहीं मौसम विभाग की ओर से कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि कल से मानसून ट्रफ लाइन के नॉर्मल स्थिति में आने से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। 29 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बारां, भीलवाड़ा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ के साथ साथ भरतपुर और कोटा संभाग में भी मानसून की सक्रियता देखी जाएगी। राजधानी जयपुर में भी येलो अलर्ट जारी है। झुंझुनू, कोटा, प्रतापगढ़ में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक और उदयपुर के साथ साथ बाड़मेर और बीकानेर में भी येलो अलर्ट है। कुल मिलाकर के मौसम विभाग की ओर से 29 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो वहीं राजधानी जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्री भार बढ़ने लगा है। बढ़ते हुए यात्री भार का पूरा दबाव टर्मिनल 2 पर है और अकेले T2 से ही वीआईपी मूवमेंट होता है। T2 को स्टेट हैंगर गेट से जोड़ा गया है, जहां से मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर का आना जाना होता है। T2 को व्हीकल गेट से जोड़ा गया है, जहां विशेष परिस्थितियों में गेस्ट का आवागमन होता है और T2 से ही लाखों यात्रियों का आवागमन हो रहा है। T2 का लोड कम करने के लिए T1 का निर्माण शुरू किया गया था, तो 3 साल पहले ही ये T1 बनकर के तैयार हो गया और अब हर बार T1 को शुरू करने की एक नई तारीख बताई जाती है, लेकिन आज तक इस एयरपोर्ट का दूसरा हिस्सा शुरू नहीं किया गया। सवाल यह है कि टर्मिनल 1 का निर्माण आखिरकार कब से होगा। जो T1 है उसके निर्माण को लेकर लगातार चर्चा है। एयरपोर्ट टर्मिनल 2 के ऊपर यात्री भार लगातार बढ़ता जा रहा है। जून महीने के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 5 लाख घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों ने जयपुर एयरपोर्ट से यात्रा की है। दबाव इतना ज्यादा टर्मिनल 2 पर है कि अब एयरपोर्ट के 2 हिस्से करना बेहद जरूरी हो गया और इसी को ध्यान में रखते हुए जयपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने आज से 4 साल पहले ही टर्मिनल 1 को बनाकर तैयार कर लिया था। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो बिल्कुल नया टर्मिनल है और तय ये किया गया था कि घरेलू जो उड़ानें हैं उसको टर्मिनल 2 से उड़ाया जाएगा और जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं उनको टर्मिनल 1 से उड़ाया जाएगा। लेकिन हज यात्रा के बाद में इस टर्मिनल को फिर से बंद कर दिया गया है। ऐसे में जरूरत है इस टर्मिनल को शुरू करने की ताकि यात्री भार को बांटा जा सके और टर्मिनल 1 को काम में लिया जा सके। लेकिन जयपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी नहीं पता कि टर्मिनल 1 कब शुरू होगा और कब टर्मिनल 2 को राहत मिलेगी। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज 18 जयपुर। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।